नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो 11 अक्टूबर को जो प्रथम पारी का प्रथम ग्रुप का जो जीके का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछे गए 5 प्रश्न हिंदी के और 5 प्रश्न जो अंग्रेजी भाषा के पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशन पर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। कल पेपर होने के बाद में लगभग लगभग सभी जो यूट्यूब चैनल है, जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रेड की रीट आदि की किसी भी तरीके से तैयारी करवाई है, लगभग लगभग सभी ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। और मैंने उचित भी नहीं समझा कि परीक्षा देते ही किसी टॉपिक की आपको आंसर की जारी की जाए। और मेरा भी मानना है कि जब तक आपका सेकंड पेपर ना हो जाए, तब तक आपको एक पेपर की आंसर की नहीं देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे दूसरे ग्रुप वाले साथी हैं, उनके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि दो चार साथियों का कमेंट आया था कि सर इंग्लिश के जो प्रश्न पूछे गए थे उनका थोड़ा सॉल्यूशन हमें बताएं। और इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। और साथियों में इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर मैंने फर्स्ट पेपर के 3 ही टॉपिक जितना मुझे समय मिला उनको मैंने अच्छी तरह से करवाने का प्रयास किया था। जिसमें सबसे पहले हमने स्कूल मैनेजमेंट को किया था, फिर उसके बाद में इंडियन और राजस्थान हिस्ट्री हमने इस चैनल पर कंप्लीट करी थी, और तीसरे नंबर पर हमने इंग्लिश के जो टॉपिक थे उनको विद रूल्स और एग्जाम्पल हमने अच्छी तरह से समझा था। और जिस भी साथी ने इन तीनों टॉपिक्स को इस चैनल पर पढ़ा था, तो उन साथियों को अच्छी तरह पता भी होगा कि बहुत सारे जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, मैनेजमेंट के हैं और इंग्लिश के हैं, वो आपको यथावत यहाँ से मिले हैं। तो चर्चा करते हैं समय वेस्ट ज़्यादा न करते हुए। और सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मुझे आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और सेकंड पेपर की भी आप अच्छी तैयारी करें। और साइकोलॉजी जो है वो हमारे इस चैनल पर कंप्लीट हमने करवा रखी है, उससे आप साइकोलॉजी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हिंदी का पूछा गया था कि किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अन्य प्रत्यय है, सभी ने हिंदी पढ़ी होगी। मैंने इस चैनल पर हिंदी आपको समयाभाव के कारण नहीं पढ़ा पाया था। तो अन्य प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो हमें देखना है। इसका अर्थ होता है चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना सा यदि पता है कि चाहिए इसका अर्थ होता है, तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सटीक गया होगा। क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे, दूसरे ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। दर्शनीय का अर्थ होता है देखने योग्य, तो चाहिए और योग्य अर्थ में इसका अर्थ होता है। दूसरा देखेंगे रमणीय, रमणीय का अर्थ होता है घूमने योग्य। तो यहाँ पर हिंदी की बात करें तो योग्य अर्थ में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। संस्कृत में ये अनियर प्रत्यय होता है, यहाँ पर रय इसमें नहीं लगाया है, तो वहाँ पर दोनों अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पर हमें योग्य अर्थ जोड़ना है। तीसरा जो शब्द है माननीय, इसका अर्थ होता है सम्मान के योग्य या पूजा के योग्य। तो आपने देखा होगा कि तीन जो ऑप्शन है, 2, 3, 4, इसमें हमारे तीनों शब्दों का अर्थ होता है योग्य। दर्शनीय देखने योग्य, माननीय सम्मान करने योग्य, रमणीय घूमने योग्य। लेकिन जो पहला ऑप्शन था स्थानीय, इसका अर्थ ये नहीं होता कि स्थान के योग्य, इसका अर्थ होता है लोकल या क्षेत्रीय। तो यहीं पर हमारा जो आंसर था वो पहला ऑप्शन होगा स्थानीय। तो स्थानीय शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा हमारा जो प्रश्न था कि किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इन शब्दों पर गौर करना है कि नहीं है या फिर अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पर किसी साथी ने यदि ये नहीं पढ़ा होगा कि किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर वो किसी भी ऑप्शन पर टिक कर सकता था। दर्शनीय पे भी कर सकता था, रमणीय पे भी कर सकता था। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको देखनी थी नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी देखना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है। तो यहाँ आपने यदि इसको अशुद्ध पढ़ा है तो बिल्कुल आपका जो प्रश्न है वो सही हुआ होगा। तो पहला अपन ऑप्शन देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है कदापि। तो कदापि का जो संधि विच्छेद है वो होता है कदा धन अपि। कदा का मतलब होता है कब और अपि का मतलब होता है भी, तो कभी भी। तो ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। संधि का मतलब होता है कि दो जो शब्द अपने निकल कर आ रहे हैं, दो शब्दों का या जो दो वर्णों का मेल कर रहे हैं, तो वो जो वर्ण जिस शब्द में है वो हमारे शुद्ध होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। तो यहाँ पर कदा शब्द भी हमारा सार्थक है, अपि शब्द भी हमारा सार्थक है। दूसरा ऑप्शन था यहाँ पर जगत जननी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जगत जननी के बीच में यहाँ पर दो जय हमारे शब्द में देखने को मिलते हैं। तो जो पहला जय है वो आधा जय है। तो जब इसको संधि विच्छेद में ले जाएंगे तो यहाँ पर जो जगत शब्द का जो तय था वो हमारा आधा होना चाहिए, हलंत होना चाहिए। इसको हलंत बोलते हैं व्याकरण की भाषा में।
लेकिन यहाँ पर हमारा जो दूसरा ऑप्शन था, तो संधि विच्छेद में उसने हलंत तय ना दे करके उसने पूरा तय दिया है। इसी वजह से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो जो संधि विच्छेद वो बिल्कुल गलत है। तीसरे में देखेंगे चिदानंद, तो यहाँ पर मैं हलंत की बात कर रहा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चित्त में जो तय है वो बिल्कुल हलंत है, और इसी वजह से ये शुद्ध है कि चित्त धन आनंद। तभी इस आधे तय में आ मिलने से और यहाँ पर तीसरा वर्ण होने से इसको जस्त्व संधि कहते हैं, तो यहाँ पर चिदानंद शब्द बना है। जैसे और चौथा ऑप्शन हम देखेंगे वीरांगना, तो वीर धन अंगना। वीर अंगना का मतलब होता है पत्नी, तो वीर की पत्नी को हम कहते हैं वीरांगना। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, वो बिल्कुल शुद्ध संधि विच्छेद है। लेकिन हमारा जो दूसरा ऑप्शन था जगत जननी, उसमें तय पूरा देने के कारण ये हमारा जो आंसर है वो सही नहीं है। उसके आगे देखते हैं अगला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है। तो समानार्थक का मतलब यहाँ पर हमें पर्यायवाची छांटना था। पर्यायवाची भी कैसा था, इंग्लिश का यहाँ शब्द दिया है और उसका जो अर्थ है वो हमें देखना था कि नहीं है। तो यहाँ पर सारे जो प्रश्न पूछे गए उसी तरह से पूछे गए हैं, तो इसका मतलब तीन शब्द एड्रेस के पर्यायवाची हैं लेकिन एक शब्द नहीं है। तो पहला है अभिभाषण, तो अभिभाषण का मतलब भी होता है एड्रेस। एड्रेस का दूसरा अर्थ संबोधन भी होता है और मानपत्र भी होता है। जब आप एड्रेस डिक्शनरी में सर्च करेंगे तो तीनों अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो चौथा जो आंसर है निवारण, जिसको हम कहते हैं किसी सॉल्यूशन करना या फिर उसका अंतिम समाधान करना, तो ये निवारण जो अर्थ है वो एड्रेस का अर्थ नहीं है। तो इस 28वें प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा वो होगा निवारण। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। बहुत ही शानदार ये प्रश्न था और कंफ्यूज करने वाला ये प्रश्न था, लेकिन किसी न किसी प्रश्न में वो एक ट्रिक ऐसी डालता है कि यदि हमें कम भी जानकारी है तो भी हमारा वो जो प्रश्न है वो सही हो सकता है। क्योंकि सबसे पहले हमें देखना था कि ये जो 5 शब्द हैं इनमें सबसे पहले ये देख लो ऑप्शन देखने के पहले कि हमारा जो कौन सा प्रश्न है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जो कर दिया वो ठीक है, ये जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट पेपर वालों के लिए है, क्योंकि हमारे 4 ग्रुप के जीके के पेपर अभी बचे हुए हैं, तो उनको किस तरह से इन प्रश्नों को सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहला शब्द है धातव्य, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट हमारा शब्द है औदार्य, ये भी सही है क्योंकि उदार शब्द में जब हम यत आदि प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऊ की जगह औ हो जाता है। जैसे सुंदर में हम यह जोड़ेंगे तो वो हो जाता है सौंदर्य। तो उसी तरह आप देखेंगे कि 2 मात्रा हो जाती है ऊ की जगह, तो जैसे उदार का औदार्य, सुंदर का सौंदर्य, उसी तरह से बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन यह तीसरा जो शब्द है सानिध्य, वो सन्निधि शब्द से बनता है। कौन से शब्द से बनता है? सन्निधि। और सन्निधि शब्द में कितने न होते हैं? डबल न। लेकिन यहाँ पर उसने कितना न दिया है? 1। इसीलिए हमारा जो तीसरा जो शब्द है वो बिल्कुल अशुद्ध है। अब यहाँ पर जो उसने ट्रिक डाली थी वो यही डाली थी कि हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसमें स नहीं हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन उसने ऐसे डाले हैं जिसमें तीनों में स है। पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी उसने स डाल दिया, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी उसने स डाल दिया, चौथे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ भी उसने स डाल दिया। तो हमारा ये जो पहला, दूसरा और चौथा जो आंसर है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि एक ऑप्शन भी उसने एक ऐसा और डाला होता जिसमें स नहीं होता तो हमारे पास कन्फ्यूज के लिए कुछ जगह बचती। लेकिन यह बिल्कुल हमारा जो कन्फ्यूज है दूर हो गया, क्योंकि चौथा शब्द प्रवर्तक भी शुद्ध है और यौवन शब्द भी शुद्ध है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बै, द और यह। बै का मतलब औदार्य यहाँ पर शुद्ध है, द का मतलब प्रवर्तक भी शुद्ध है, यह का मतलब यौवन। तो यहाँ पर 3 जो ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि तीनों में उसने सानिध्य शब्द को यहाँ पर यूज किया है। लास्ट हिंदी का जो क्वेश्चन था 30वां, कि किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में 2-2 यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो हमें उस ऑप्शन को छांटना था जिसमें दोनों शब्द किसका अर्थ बताते हो? अंक का। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, नाटक का एक खंड अंक होता है लेकिन समीप का जो अर्थ वो अंक नहीं होता। यहाँ पर हम देखेंगे गणित को अंक कहते हैं लेकिन पंक्ति को अंक नहीं कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पार्श्व को अंक कहते हैं लेकिन आकृति को अंक नहीं कहते हैं। उसी तरह से हम चौथा ऑप्शन देखेंगे तो चौथे ऑप्शन में गोद, गोद को भी अंक कहते हैं और धब्बे को भी हम अंक कहते हैं। जैसे कलंक, यदि किसी तरह का कोई धब्बा लग जाता है तो उसको हम कहते हैं कलंक।
तो उसी तरह से आप देखेंगे कि गोद और धब्बा दोनों शब्द किस अर्थ को बोधित करते हैं, बताते हैं अंक को। तो इसी तरह से आपके नेक्स्ट पेपर में हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो हमारे सारे क्वेश्चन सही होंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों की, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से हमारे इस चैनल पर अंग्रेजी को आपको पढ़ाया है और उन्हीं टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे गए हैं जो मैंने पढ़ाए हैं। जैसे पहला प्रश्न है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछा गया था, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पर एक डायरेक्ट का क्वेश्चन था, उसको अपन को किस में बनाना था, इनडायरेक्ट में। तो हमारा प्रश्न है कि आई वुड लाइक टू सी इट, आई वुड लाइक टू सी इट। तो मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें हमें क्या करना है कि एक एक शब्द को यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सी सैड साधारण वाक्य है, क्योंकि आई से यानी कर्ता से वाक्य का यहाँ पर शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि यदि सैड के साथ टू लगकर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सैड को सैड ही रखना है। तो हमें देखना है सी सैड, तो चारों ऑप्शनों में है सी सैड। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वाक्य साधारण हो तो कंजंक्शन दैट लगाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे सी सैड दैट, सी सैड दैट। तो एक ऑप्शन में हमारा दैट नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा वैसे ही कट हो जाएगा क्योंकि इसने कंजंक्शन नहीं लगाया। उसके बाद हम देखेंगे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, उसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में सी है, तो सी का सब्जेक्टिव केस हम लेके आएंगे सी। तो दैट के बाद सी कौन कौन से ऑप्शन में है, तीनों में है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, चौथे में भी है। आगे हम बढ़ेंगे, वुड को हम वुड ही रखेंगे, क्योंकि अगर सेकंड फॉर्म आती है तो हम टेंस को भी बदलते हैं। कैन होता तो कुड में हो जाता है, विल होता तो वुड में हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया था यदि ऑलरेडी वहाँ पर वुड है तो हमें वुड ही रखना है। तो सी के बाद हम वुड देखते हैं, तो ऐसा हमारा ऑप्शन केवल 2 है। तो यहीं से हमारे 2 जो बाकी के ऑप्शन थे कट और हो जाते हैं, और हमारा जो आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर 2 कि सी सैड दैट, कि सी वुड लाइक टू सी इट। बाकी का पोर्शन हमारा यथावत रहेगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको भी नहीं बदलना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो दूसरा सॉल्यूशन है वो ठीक है। डायरेक्ट हमने सॉल्यूशन नहीं करना है, एक एक चीज़ को देखना है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का हमें जो रफ कार्य वाला पेज है पीछे, वहाँ पर वाक्य के अनुसार उसको रखना है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को बदलना है। साधारण वाक्य है तो किस तरह, सारे जो रूल्स हैं मैंने अपने वीडियो में बता रखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। टेंस वाले पोर्शन में से ये आया था कि ईच ऑफ द बॉयज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाँ भी ईच ऑफ का प्रयोग होता है उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। तो हमें जो वर्ब भरनी थी, मैंने अच्छी तरह वहाँ पर रूल्स आपको बताया था कि जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने का, उसमें तो हमें जो बॉयज को देखकर यहाँ वर्ब नहीं भरनी थी, हमें ईच को देखकर यहाँ पर भरनी थी। तो ईच हमारा सिंगुलर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वाज, कि ईच ऑफ द बॉयज वाज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमिनाइन रिलीफ फंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर वाज होगा। बहुत सारे साथी जो बॉयज को देखकर वर किए हैं उनका ये वाक्य गलत है, तो इसका सही आंसर होगा वाज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटर्मिनस। डिटर्मिनस भी अच्छी तरह हमने इस चैनल पर करवा रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे आगे आ रहा है ए मैन। तो ये बहुत अच्छा इसने एक क्लू डाला है कि खालिस्तान के बाद में इसने ए शब्द लिखा है। तो ये एक फिक्स डिटर्मिनर्स है कि किसके साथ ए लगता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपने पढ़ा हो तो मैनी के साथ ए लगता है, मैनी ए। तो मैनी ए का प्रयोग आपको अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लिया है कि मैनी ए और मैनी एन। एन का मतलब होता है यदि हमारा कोई आगे का नाउन यदि वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, स्वर की ध्वनि से, तो हम एन लगाते हैं, और यदि हमारा व्यंजन से शुरू हो रहा है तो ए लगाते हैं। तो यहाँ पर मैनी ए लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि इसके बाद में मैन शब्द आ रहा है, तो मैन की वजह से यहाँ पर ए शब्द इसने यूज़ किया है। अब यहाँ देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ मैनी ए, तो ये ग्रुप है, न केवल मैनी यहाँ पर डिटर्मिनस है, यहाँ पर पूरा डिटर्मिनस है मैनी ए। तो इसका जो यूज है वो देखेंगे कि यूज्ड विद ए सिंगुलर नाउन, एक वचन संज्ञा के साथ यूज होता है, लेकिन रेफर टू ए लार्ज नंबर ऑफ द थिंग्स, लेकिन एक चीज़ों की बड़ी संख्या को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यूज़ तो सिंगुलर के लिए होता है, लेकिन इसका जो अर्थ निकलेगा वो बहुत बड़ी संख्या को बताने के लिए इसका अर्थ निकलता है। 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। आई हैव बीन देयर मैनी ए टाइम। मैनी ए टाइम का मतलब बहुत बार। मैनी ए टेल वाज टोल्ड, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई गई। मैनी ए मैन हैज़ ट्राइड, बहुत सारे आदमियों ने कोशिश की, बट फ्यू मैन हैव सक्सेस, लेकिन कुछ ही यहाँ पर सफल हुए। तो यहाँ देखेंगे कि फ्यू के बाद में, सम के बाद में ए का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सीधा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैनी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव। एक्टिव को पैसिव में बदलना है, सेम वही चीज़ करनी है, एक एक शब्द को देख के हमें चलना है। ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ द डिसीजन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो था हिज डिसीजन। तो सबसे पहले हमने लिख दिया हिज, DECISION। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें वर्ब लगानी है। तो हिज डिसीजन से पहले हम देखेंगे इसमें टेंस कौन सा था। तो यहाँ पर अप्रूव्ड जो था वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस था। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें जो वर्ब आती है वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस की। तो डिसीजन जो शब्द है वो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें लगाना है वाज। तो हिज डिसीजन वाज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दो ऑप्शन हमारे यहीं पर कट चुके हैं वाज से पहले, क्योंकि यहाँ पर दो में उसने इज यूज़ किया है। अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं कि हिज डिसीजन वाज यानी तीसरा ऑप्शन और हिज डिसीजन वाज चौथा ऑप्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद में। तो हिज डिसीजन वाज। अब उसके बाद में वाज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ये हमने पढ़ ही रखा है कि पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में, और हेल्पिंग वर्ब भी हमें कौन से लगानी है, बी। तो यहाँ पर बी का हमने यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अप्रूव्ड। तो यहाँ पर हमने लगाया अप्रूव्ड, APPROVED। तो हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड। अब यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक ऑप्शन में हमारा जो प्रीपोजिशन था अप्रूव्ड ऑफ, तो अप्रूव्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन का यूज होता है ऑफ। तो यहाँ पर इसने नीचे वाला जो ऑप्शन है उसमें बाई तो लगाया है लेकिन यहाँ पर ऑफ का यूज इसने नहीं किया है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यहीं पर इसने गलती कर दी, इसने एक ऑप्शन में ऑफ नहीं डाला, और ऑफ नहीं डालने की वजह से चौथा ऑप्शन भी हमारा यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद में तीसरे ऑप्शन को हमें लास्ट तक देखना है, ऑफ लगा दिया। उसके बाद में क्या करते हैं, बाई लगाकर हमारा जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो बाई लगाया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट था ऑल हिज रिलेटिव्स, उसको बाई के बाद में ऑल हिज रिलेटिव। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर 3। लास्ट हमारा शब्द का है, ये टॉपिक भी हमने करवाया था एंटोनिम यानी विलोम शब्द का। तो द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एनिग्मा। तो एनिग्मा का अर्थ होता है रहस्यमयी, यानी जो क्लियर नहीं हो उसको हम एनिग्मा कहते हैं। तो जो क्लियर नहीं हो उसको एनिग्मा, और जो क्लियर है उसको कहते हैं क्लैरिटी यानी स्पष्टवादिता। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इस टॉपिक को पढ़ाते समय भी मैंने बताया था कि शब्द वाले जो टॉपिक हैं उसमें कोई नियम काम नहीं करता, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती, उसमें केवल शब्दों का ज्ञान काम करता है। तो आप भी सावधान रहे इस प्रश्न में। यदि आपको चारों पांचों शब्द का अर्थ याद है और कन्फर्म है तभी इस प्रश्न को करें, नकारात्मकता में ना जाएं। तो 10 के 10 प्रश्नों को मैंने अच्छी तरह बताया है, और सारे जो प्रश्न हैं 75 में से मैंने केवल 10 बताए हैं, बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ नहीं बताई है। फिर भी यदि 75 क्वेश्चन में मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ में मैंने पहले भी कहा था कि मैथ मुझे आती नहीं है, क्योंकि मैं आर्ट्स विषय से हूँ, संस्कृत से हूँ। मैथ को छोड़ करके आपको और कोई भी प्रश्न में डाउट हो 75 क्वेश्चन में से मैथ को हटा करके, तो केवल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप उस प्रश्न का कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा विद प्रूफ उसका सॉल्यूशन देने के लिए। केवल आप इस नंबर पर उस प्रश्न को व्हाट्सएप करें और बताएं, उसका मैं सॉल्यूशन आपको प्रूफ के साथ देने का पूरा प्रयास करूंगा। और चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के बाद में हम रीट के यहाँ पर जिस तरह से हमने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की है उसी तरह से हाथों से बने नोट्स के द्वारा हम तैयारी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।